जय हिंद सर। अनुपम तिवारी सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद राजेश जी, जय हिंद आपको भी। बड़े एक अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाया सर। एवरी सोल्जर लाइफ मैटर। मैं आज इसी के ऊपर थोड़ा आपसे बात करना चाहता था, क्योंकि जिस प्रकार से 2 दिन पहले शहादत पुंछ राजौरी की बेल्ट में फिर हुई, 24 घंटे मीडिया भी नहीं ब्रेकिंग मारता रहा, नेता भी उनके घर पहुंचेंगे, उसके बाद दुनिया भूल जाएगी। और ये सिलसिला सर पिछले हम कई सालों से देख रहे हैं। जिस प्रकार से जवानों की शहादतें हो रही हैं और एक खामोशी है, राजनीतिक गलियारे में खामोशी है। एक के बदले 10 सर लाने वाली पार्टी सत्ता में है, लेकिन अब ना उनकी तरफ से कोई ट्वीट किया जाता है, ना कोई कड़ा संदेश देने की बात की जाती है। उसी लिहाज से मैं चीजों को समझना चाहूंगा सर। कैसे हम देखें मौजूदा हालात को? क्या वाकई में सोल्जर्स की लाइफ कोई अब मैटर नहीं करती है सर? राजेश जी, बहुत अहम सवाल है आपका और निश्चित तौर पर इसका जवाब ढूंढना काफी कठिन है। क्या सोल्जर्स की लाइफ मैटर नहीं करती है? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में अभी इतना बदलाव नहीं आया है कि हमारी आम जनता सोल्जर्स के महत्व को भूल जाए। लेकिन हाँ, राजनीतिक दलों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमेशा सोल्जर्स का, सैनिकों का मुद्दा राजनीति में हावी रहता है। हमेशा उनके नाम पर वोट भी लिया जाता है, लेकिन उसके बाद जब उन सोल्जर्स को मिलने वाली सुविधाओं की बात हो या फिर उनकी शहादत के बाद उनके नाम पर राजनीति करने की बात हो, कई बार ऐसा होता हमने देखा है पहले भी। और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, अक्रॉस द पार्टी लाइंस हमेशा से सैनिकों को एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया गया है। हमेशा से उनके नाम पर काफी क्रेडिट लेने की कोशिश करी गई है। सैनिकों के अभियानों को भी अपना गवर्नमेंट का चोला ओढ़ उड़ा करके और ऐसा दिखाया गया कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। निश्चित तौर पर एक दोनों के बीच में एक समान भाव रहता है, सैनिक के बीच में भी और गवर्नमेंट के बीच में भी। लेकिन जब गवर्नमेंट क्रेडिट लेने में आगे रहती है तो गवर्नमेंट को जब कोई काम गलत हो रहा है तो उस समय भी उसको पछतावा होता दिखना चाहिए। तो ये बहुत अफसोसजनक बात है कि चाहे आज की गवर्नमेंट हो, चाहे पहले भी रही होंगी, उन सब के बीच एक समानता दिखती है कि सोल्जर्स की लाइफ के नाम, जिनके नाम पर वो वोट लेने में भी नहीं कतराते हैं, जब उसकी शहादत हो जाती है तो उसकी शहादत के बाद वो जिम्मेदारी लेने की कोशिश जितनी तेजी से होनी चाहिए वो इन नेताओं के बीच में नहीं होती है। और इस रूल को चेंज होना चाहिए, मुझे लगता है। सर एक चीज मैं और आपसे समझना चाहता हूं। चाहे कैप्टन साहब हो, चाहे मेजर साहब हो, चाहे एक जवान हो, सबकी शहादत एक जैसी होती है, कोई अलग नहीं है। और हमने हाल ही में इस पुंछ राजौरी बेल्ट में देखा है कि हम 2 साल के अंदर 40 के आसपास जवानों को खो चुके हैं। एक वक्त वो था जब पुलवामा में अटैक हुआ, हमने बालाकोट कर दिया, लेकिन पिछले 3-4 सालों में इस तादाद 40 से कई गुना ज्यादा है। लेकिन उसके बाद भी एक खामोशी है। क्या हम जब इलेक्शन नजदीक होते हैं उनका इंतजार करते हैं, या वाकई में हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हम पाकिस्तान की तरफ जाएंगे तो चीन जो है वहां पर खड़ा मिलेगा? राजेश जी, सैनिकों को निश्चित तौर पर ड्यूटी की वजह से 2 भागों में बांटा गया है, ऑफिसर्स और जवान। लेकिन जब हम बात करते हैं, इनको एक पॉलिटिकल एंगल देते हैं, जब हम ये देखते हैं कि सैनिकों की शहादत कितनी हो रही, जवानों की शहादत कितनी हो रही, उसमें ऑफिसर्स का परसेंटेज कितना है, तो एक बड़ी विडंबना सामने आती है राजेश जी। और विडंबना ये है कि जितनी तेजी से कोई एक ऑफिसर का बलिदान होता है तो जितनी तेजी से उसके बारे में चर्चाएं होती हैं, जितनी तेजी से उसके बारे में बातें होती हैं, जब वो एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, उतनी ही तत्परता से एक जवान, एक सिपाही, एक छोटी रैंक का अधिकारी, उसकी शहादत के बाद उतनी तेजी मुझे नहीं दिखती है। और ये बड़ी अफसोसजनक बात है, क्योंकि शहादत होती है, चाहे वो एक ऑफिसर की रही हो चाहे जवान की रही हो, और शहादत का कोई मोल नहीं होता है। तो जिस तरह मुझे इजराइल का एग्जाम्पल सामने आता है, और ये निश्चित तौर पर आज के दौर में इजराइल की बातें करना काफी आसान सा हो गया, लेकिन हकीकत ये है
कि इजराइल वो देश है, आप उसकी पॉलिटिकल मजबूरियां समझ सकते हैं, आप उसकी जो भी समस्याएं हैं वो समझ सकते हैं, उसको आप रेसिस्ट एंगल दे सकते हैं, धार्मिक एंगल दे सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इजराइल एक ऐसा कंट्री है जो अपने एक भी सैनिक की शहादत को बर्दाश्त नहीं करता है। हमने कई बार देखा, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कि अगर उनका एक सिपाही भी मरता है तो पूरी की पूरी बटालियन अटैक करती है अपोजिशन के ऊपर और पूरा राजनीतिक संरक्षण उनको मिलता है। टैंक के साथ वो लोग हमला करते हैं एक सैनिक की शहादत का बदला लेने के लिए। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है और ये बहुत अफसोसनाक है। मुझे लगता है कि इस कल्चर को चेंज होना चाहिए। सैनिक की शहादत को ऑफिसर्स और जवान में नहीं बदलना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति की शहादत देश के लिए हुई हो उसका बदला तुरंत लिया जाना चाहिए और उसका बदला लेने के लिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस तरह का सेट होना चाहिए जिससे कि निर्णय तुरंत लिए जाएं, नीचे तक डाउन द लाइन जो भी रिपोर्ट्स हैं वो पहुंचाई जाए बहुत जल्दी से, और ताकि वो बटालियन जिसने अपना सैनिक खोया है, जिसने अपना ऑफिसर खोया है, वो जल्दी से जल्दी अपनी शहादत का बदला ले सके। तो जब इस तरह की त्वरित चीजें होंगी, बहुत जल्दी से होंगी, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सेना का मोराल और ज्यादा ऊपर बढ़ेगा। और जब भी ये घटनाएं आती हैं कि शहादत को भी ऑफिसर और जवान की कैटेगराइज करके देखा जाता है, तो वहां पर निश्चित तौर पर मोराल में कहीं ना कहीं असर पड़ता होगा। क्योंकि हमें पता है, आपने भी सर्व किया है, हमने भी सर्व किया है सेना के अंदर। हम जब भी लड़ाई करने जाते हैं, किसी ऑपरेशन में जाते हैं, तो वहां पर हम जवान या ऑफिसर्स नहीं होते, हम एक टीम होते हैं। और टीम का जो एक चाहे लीडर हो चाहे सबसे पीछे रहने वाला व्यक्ति, वो सब टीम के सदस्य हैं, अहम सदस्य होते हैं। तो इस तरह से डिवीजन ये बहुत गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मीडिया को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए कि जितनी तेजी से वो एक मेजर साहब, कर्नल साहब की शहादत के बारे में बात करती है, उतनी तेजी से उस सिपाही के लिए भी बात करे जो कि ड्यूटी करते हुए, गार्ड ड्यूटी करते हुए या पेट्रोलिंग करते हुए शहीद। सर, दो तीन चीजें और मैं आपसे समझना चाहूंगा पॉलिटिकल से हटकर। जिस प्रकार से हमने हाल ही में पुंछ राजौरी बेल्ट में कई जवानों को खोया है, जिस प्रकार से लगातार आर्मी के ऊपर निशाना साधा जा रहा है, और कई बार तो ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी ये दिखाने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि वो आर्मी से ज्यादा मजबूत हैं। बकायदा जो आतंकी संगठन है PAWF, वो अपने हेलमेट्स में कैमरे लगाता है, वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसके बाद उसे साझा भी कर रहा है। एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो इसे एक बड़े लेवल पर क्या काउंटर करने की जरूरत नहीं है, चाहे फिर वो LOC के इस पार हो या फिर वो LOC के उस पार जाना। राजेश जी, निश्चित तौर पर ट्रेंड चेंज हो रहा है। घाटी के अंदर जिस तरह आतंकवादी घटनाएं हो रही है, उसमें ट्रेंड लगातार चेंज हो रहा है। जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तब से हमने देखा है लोन वोल्फ अटैक बढ़ गए हैं। तब से हमने देखा कि आम सिविलियंस जिनके ऊपर आतंकवादी जनरली एक हमला करने से बचते थे, वो नहीं बच रहे हैं। आम सिविलियंस मारे जा रहे हैं, सिविल अधिकारी मारे जा रहे हैं, पुलिस के लोग मारे जा रहे हैं, इवन टीचर्स और जो PWD के कार्यकर्ता हैं वो मारे जा रहे हैं। तो आतंकवादियों ने अपना पैटर्न चेंज किया और साथ ही साथ अब हमने उसमें एक और नई चीज देखी, जैसे जिसका आप जिक्र कर रहे थे। और उस चीज के पीछे कहीं ना कहीं पूरी तरह से पाकिस्तान आर्मी और ISI का हाथ है। क्योंकि अभी हाल ही में जो आतंकवादी मारे गए हैं, जो आतंकवादी पकड़े गए हैं या जिनके फुटप्रिंट्स मिले हैं, वो साफ दर्शा रहे हैं कि वो लोग पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड सोल्जर्स हैं। तो अब इस बात से अंदाजा लगाइए कि वो लगातार अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं भारत को परेशान करने के लिए। तो भारत को भी निश्चित तौर पर अपनी सुरक्षा को देखते हुए अपने पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। आपको हर समय एक तरह का आतंकवादी नहीं मिलेगा, आपको अपनी इंटेलिजेंस को और बेहतर करनी पड़ेगी। सिर्फ मीडिया के ऊपर ये खबर आ जाना कि साहब बॉर्डर पार इतने आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में, वो चीज नहीं होती है। उसके आगे को हमको सोचना पड़ेगा कि वो जो आतंकवादी तैयार खड़े हैं बॉर्डर के उस पार, वो किस तरह का हमला करने वाले हैं। हमारी इंटेलिजेंस इतनी बेहतर हो जाए जिससे कि हमको उनके हमला करने से पहले ही हम तैयार रहें। तो चाहे वो लोन वोल्फ अटैक की बात हो, चाहे सिविलियंस के मारे जाने की बात हो, या फिर ये जो पाकिस्तानी सोल्जर्स जो आतंकवादियों के भेष में आ रहे हैं उनकी बात हो, सबसे निपटने के लिए आपको पुख्ता बंदोबस्त करने पड़ेंगे, आपको पैटर्न चेंज करने पड़ेंगे, आपको निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि इस समय हम 2 बॉर्डर्स पर अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं। हमको चीन के साथ भी हमारी तनातनी है, पाकिस्तान उसका फायदा उठा करके हमको उकसाने की कोशिश कर रहा है। तो हमको एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा दोनों बॉर्डर्स पर। और निश्चित तौर पर चूंकि जमाना बदला है, हमको टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा विश्वास करना पड़ेगा, ड्रोन ज्यादा लाने पड़ेंगे, एयर सर्विलेंस के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है एयर सर्विलेंस जो घाटी में पहले से हो रहा है उसको और पुख्ता करने की आवश्यकता है, तभी हम अपने बॉर्डर्स को बेहतर तरीके से सुरक्षित रख पाएंगे।
एक चीज और जो बड़ा पॉइंट मैं आपसे समझना चाहता था, क्योंकि कई एक्सपर्ट से मेरी परसों से बातचीत हो रही है, कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ अगर हम जाते हैं, पीओके की तरफ जाते हैं आतंकियों के खात्मे के लिए, तो चीन आ सकता है। इसकी काफी ज्यादा संभावनाएं हैं कि ये वॉर टू फ्रंट वॉर में बदल जाए। लेकिन क्या सर हम हर हफ्ते ऐसे ही 4-5 जवान खोते रहेंगे और इसमें कि पाकिस्तान के साथ चीन आ जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे? देखिए राजेश जी, हाँ कभी भी जी, लड़ाई हो या लड़ाई जैसी एक सिचुएशन हो, दो उसमें तीन। हमेशा ये रहता है कि मैन वर्ड्स चलते रहते हैं। अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो अगर हमारे दिमाग में हमेशा ये चलता रहेगा कि हम पाकिस्तान को तरफ ना कुछ बोले, अदरवाइज हमारी लद्दाख वाली सीमा में चीन हावी हो जाएगा, तो इस डर की वजह से हम ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है इस डर को दूर भगाने का। निश्चित तौर पर यह पूरी की पूरी संभावना है कि अगर हमने सर्जिकल स्ट्राइक या एरियल स्ट्राइक करी पाकिस्तान के ऊपर, पीओके के ऊपर, तो चीन इस बात का फायदा उठाएगा। भारत को चीन यही चाहता है कि भारत इस तरह के युद्धों में उलझ कर रह जाए, ताकि वो लद्दाख की जहां पर उसने अपनी आंख गड़ा रखी है, अक्साई चीन पे, लद्दाख में, उस इलाके पर वो कब्जा कर सके। भारत को निश्चित तौर पर अगर वेस्टर्न बॉर्डर पर लड़ाई शुरू होगी, तो ईस्टर्न बॉर्डर से अपनी सेनाओं को वापस बुलाना पड़ेगा और उनको यहां पर युद्ध में लगाना पड़ेगा। इवन पुंछ और राजौरी, जहां पर आतंकवादी घटनाएं बढ़ रहे हैं, वो वहां पर इसी वजह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर से राष्ट्रीय राइफल्स की वो बटालियन जो कि काउंटर इंसर्जेंसी के लिए मानी जाती थी, उनको हटा दिया गया और लद्दाख में लगा दिया गया। तो निश्चित तौर पर इस तरह के मोबिलाइजेशन करने पड़ेंगे, लेकिन उस डर के साए में हम नहीं जी सकते हैं। हमको ताकतवर तभी कहा जाएगा जब हम ताकतवर दिखेंगे। हमको अपने एक भी जवान की शहादत का बदला तुरंत लेना चाहिए, जिसमें पहले कह रहा हूं। और उसके लिए आपको एरियल स्ट्राइक करनी पड़े। अगर आपके पास इतनी इंटेलिजेंस है कि बॉर्डर के पास, बॉर्डर के उस पार 72 आतंकवादी खड़े हुए हैं, तो आपको कोई नहीं रोक रहा है कि आप अपने 2 एयरक्राफ्ट को वहां पर भेजिए और उन 72 आतंकवादियों को वहीं खत्म कर दीजिए। तो इस तरह के आपको प्रयास करने पड़ेंगे। और निश्चित तौर पर ये इफ एंड बट्स का खेल नहीं है। आपको जवानों की शहादत का एक ऊंचा भाव रखना पड़ेगा। बस एक आखिरी सवाल, वापस मैं वहीं पर पहुंचूंगा जहां से मैंने शुरुआत की थी। सर मुझे याद आता है हेमराज सर, नाइक हेमराज सर, जिनका सर कलम कर लिया था बैट हमले में, और उसके बाद फिर बहुत राजनीति हुई थी। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उसके बाद भारतीय सेना ने जो कोहराम उस पार जाकर मचाया था, वो हमें चीजें याद हैं। लेकिन क्या उस समय सेना के ऊपर राजनीति नहीं होती थी, वो सेना को एक खुली छूट देती थी। आज का थोड़ा सा वक्त आप बदला हुआ नहीं देखते हैं कि अगर कुछ अच्छा हो जाए तो क्रेडिट लेने के लिए आगे आ जाओ, और अगर कुछ बुरा हो जाए तो आप एक चुप्पी साध के रखो? इसमें राजेश जी, निश्चित तौर पर मैं सहमत हूं, क्रेडिट लेने का आजकल खेल चल रहा है, लेकिन इसमें काफी हद तक उन नेताओं के साथ साथ हमारी मीडिया भी दोषी है। हमारी मीडिया को भी लगातार निश्चित तौर पर क्रेडिट देना चाहिए। अगर कुछ हो रहा है तो सेना को क्रेडिट दीजिए, आप पॉलिटिशियन जो निर्णय ले रहे हैं उनको दीजिए। लेकिन अगर आप क्रिटिकल नहीं होंगे, अगर आप प्रश्न नहीं उठाएंगे, अगर आप लगातार अपने नेताओं को परेशान नहीं करेंगे, लगातार अपने जवानों की परेशानियों को नहीं दिखाएंगे, तो आप अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि क्रेडिट लेना ये सिर्फ आज का काम नहीं है। हिंद आपको साहब, 71 वॉर की अगर हम लोगों ने एक दो पढ़ाई करी है, तीन। 71 वॉर में भी उस युद्ध की आज तक कुछ पार्टियां क्रेडिट ले रही हैं। हालांकि वो युद्ध सेना ने लड़ा था, और उस परिस्थिति में लड़ा था जबकि ऐसा लग रहा था कि भारत की सेनाओं की ताकत उतनी ज्यादा नहीं है। उसके जी। बाद भी एक अच्छी लीडरशिप, सैम मानेकशॉ फील्ड मार्शल की लीडरशिप, और उसके बाद जो भी हमारे ग्राउंड लीडर्स थे उनकी लीडरशिप, और प्लस जवानों के हौसले ने उतनी बड़ी जीत हमको दिलाई। उसके बाद उसका क्रेडिट आज तक लिया जाता है। और उसी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और तमाम कारगिल वार का दूसरे पक्ष द्वारा लिया जाता है क्रेडिट। तो साहब, क्रेडिट लेने के साथ साथ कमियों के ऊपर बात होनी चाहिए। आपने लांस नायक हेमराज का जिक्र किया, मैं एक और चीज डालता हूं इसमें। एक बीएसएफ के जवान ने 2014 के आसपास एक वीडियो जारी किया था कि मुझे खाने को बेहतर चीजें नहीं मिलती। शायद उस जवान को फिर नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा था, और शायद वो जवान, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, शायद वो फिर इन पॉलिटिशियंस को जगाने के लिए वो चुनाव में भी कूदा था। लेकिन हुआ क्या उसके साथ? निश्चित तौर पर उसको पता था कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, वो हार गया। उसके बाद वो कहीं खो चुका है। उसके बारे में अब मीडिया भी जिक्र नहीं करती, वो व्यक्ति कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे है। बल्कि उसकी एक निगेटिव कैंपेन उसके खिलाफ चलाई गई, क्योंकि वो पॉलिटिशियन को सीधे चुनौती दे रहा था। उसके खिलाफ जी। निगेटिव कैंपेन चलाई गई कि इसने बीएसएफ से इतना पैसा ले लिया है, ये गद्दार था, ये ऐसा था, वैसा था। तो मुझे लगता है कि यहां पर हमने उसके साथ न्याय नहीं किया।
इस तरह के ढेरों एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, तो इनके ऊपर काम करना चाहिए। जैसा मैं कह रहा हूं, आपको स्पेशली मीडिया को क्रिटिकल होना पड़ेगा, हमको लगातार वो सवाल उठाने पड़ेंगे। मुझे पता है वक्त वैसा नहीं है, वक्त इस समय जय जयकार करने का है, तो हम भी जय जयकार करने लगेंगे, फिर अपनी भूमिका से न्याय नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि मैं एक लाइन पढ़ रहा था, जाते जाते मैं आपसे शेयर कर दूं उसको। किसी ने कहा कि समुद्र के बहाव में वही मछलियां बहती हैं जो मर चुकी होती हैं, जो जिंदा होती हैं वो बहाव के हमेशा खिलाफ बहती हैं। और खिलाफ अगर आप बहती हैं, हो बिल्कुल। तो दिखाना जरूरी है कि आप जिंदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सो मच राजेश जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद।